दोबारा से चैप्टर टू का चैप्टर टू की वीडियो लेके आ गया, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर एसिड कवर किया था और इस बार जो है हम बेस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेसिस क्या होता है। तो बेसिस होते हैं हमारे वो केमिकल्स जो कि आपके बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब आपके कड़वे होते हैं टेस्ट में। बिटर का मतलब कड़वे होता है। और इसके बाद है कि बेसिस जो होते हैं जनरली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो बेसिस आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपके बेसिस जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ बेसिस डिसॉल्व हो जाते हैं जो कि आपके मिक्स होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद आपका क्या फॉर्म करते हैं, एल्कली एल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ पे, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जनरली हमारे जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एसिड्स जो होते हैं वो आपके H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ये हम पिछली वीडियो कंसल्ट कंसल्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस आप पूरी देख लें। तो उसके बाद आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि हमारे जिस तरह से हमारे एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, वैसे उसी तरह से हमारे जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। OH नेगेटिव जो आयन होता है ये हमारा कब निकलते हैं, जब इसको वाटर में ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद है कि वाटर जो बेसिस हमारे लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जो लेस अमाउंट में हमारा प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम वीक बेस कहते हैं। इसके बाद है जो बेसिस हमारे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, ये एल्कली कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इसके अगले जो है हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपनी। जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारी बेसिस की, जैसे हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी देखी थी वैसे ही हम बेसिस की भी देखेंगे। कि एसिड्स की में जैसे हमारा था कि वो आपके सोर होते हैं टेस्ट में, वैसे ही एसिड जो बेस जो होते हैं हमारे वो बिटर होते हैं टेस्ट में। इसके बाद है बेस जो होते हैं वो सोपी होते हैं टच में, मतलब जैसा आप एक सोप को टच करते हो तो उस तरह, जिस तरह से आपको सोप पे टका को टच करने पे फील होता है, वैसा ही जब बेस को टच करते हैं हम तो उसी तरह का फीलिंग हमें उसमें भी आती है। नेक्स्ट है हमारा, जो बेसिस होते हैं हमारे वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। ये लिटमस और इंडिकेटर्स के बारे में भी मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ आपको। इसके बाद है हमारा कि बेस जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हमारे एसिड्स भी जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। और दोनों का सेम रीजन है आपका कि क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों के पास आपके फ्री आयंस होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। नेक्स्ट है हमारा कि बेसिस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हमारे मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए। यही सेम हमारी जो रिएक्शन थी वो हमारे एसिड के अंदर भी थी, जिसके अंदर हमने एक एसिड को जब मेटल में पाया था तो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब हमने एक बेस के अंदर हमने एक मेटल पाया है तो हमारा एक सॉल्ट तैयार हुआ है और क्या फॉर्म हुई है, हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। उसके बाद है हमारा कि जो बेसिस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपके एसिड्स के साथ ताकि सॉल्ट और वाटर को की प्रोडक्शन की जा सके। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और NaOH और जब हम H2SO4 को, मतलब ये एग्जांपल्स हैं आपके बेस और एसिड के, जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन हो जाती है। फिर है बेसिस जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आपके वो बेसिक एसिडिक रहते हैं। मेटल ऑक्साइड जो थे वो बेसिक होते थे और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, जब आपके
बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हमारा। अब ये पढ़ेंगे हम कि यूजेस क्या क्या होते हैं बेसिस के। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो बेसिस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सोप और पेपर की प्रोडक्शन में लेते हैं। उसके बाद है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जनरली ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एंटासिड्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हमारा Na2CO3। Na2CO3 जो होता है हमारा, ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को हम एज अ वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपने और वॉशिंग सोडा की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम क्या कर सके अपने वाटर को, जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट कर सके। हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, हमारे जनरली मैग्नीशियम और आपके कैल्शियम के जो कंपाउंड्स रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो ये जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है ये हेल्प करता है उनको रिमूव करने में। फिर है हमारा NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। ये आपके किसमें इस्तेमाल होता है, कुकिंग में इस्तेमाल होता है। और सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा, तो ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स देखते हैं। अभी अभी हमने बात करी थी कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये वही सॉल्ट है हमारा, कि जिसके अंदर आपका जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो हमारा क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। इसके बाद है, इस रिएक्शन को क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते थे। अब कुछ है हमारे कि हमारे जो सॉल्ट्स के नेम होते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी है कि जैसे हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि कॉमन सोल्ट जो होता है हमारा उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं हम। तो वो उसके अंदर क्लोराइड किस तरह से आ रहा है वगैरह वगैरह, कैसे हम इनके नाम सजेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, अगर हमारा कोई भी आपका सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ है तो उसके सॉल्ट्स में जो नेम आएगा उसका वो क्लोराइड्स आएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो आप, और भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं उनके नाम में सल्फेट्स आते हैं। सल्फेट्स में मतलब इसका जैसे नाम क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। मैंने ज्यादातर जो आपके नेम ले रखे हैं वो सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम से रिलेटेड ही ले रखे हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। तो इसके बाद है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है उसमें सफिक्स क्या ऐड होता है हमारा, नाइट्रेट होता है। फिर है हमारा, इसके जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का जो फॉर्मूला होता है वो के, सिंबल जो होता है वो के होता है, और NO3 जो होता है नाइट्रेट होता है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है हमारे कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड्स के अंदर जो सफिक्स होता है वो कार्बोनेट्स होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे। ठीक है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ इनको रिएक्ट करके क्या बना सकते हो आप, सॉल्ट तैयार कर सकते हो अपने। इसके बाद है हमारे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड्स में आपका सफिक्स जो है वो एसीटेट जुड़ता है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा एसीटेट का आयन, और ये है हमारा मेटल। तो ये है हमारा सोडियम एसीटेट। क्या है ये, सोडियम एसीटेट। इसके बाद बात करते हैं पीएच। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच जो होता है वो क्या होता है हमारा, पीएच जनरली एक यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर होता है हमारा, जो कि आपका क्या बताता है, आपका की स्ट्रेंथ बताता है किसी भी एसिड की या बेस की। किस तरह से,
आपके पास एक्चुअली क्या होता है, इसका पीएच का पूरा एक स्केल होता है, जैसे मैंने नीचे आपको नंबर्स दे रखे हैं पीएच के ऊपर। डिफरेंट स्केल्स होते हैं जो 0 से लेके 14 तक लिखे हुए होते हैं। जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो 0 से 14 तक मेजर करी जाती है। जो 7 होता है हमारा, ये जो 7 पॉइंट है हमारा, ये न्यूट्रल होता है हमारा। और इससे ऊपर जितने भी हमारे नंबर आएंगे, मतलब अगर ये आपके जो नंबर है आ रहा है वो लेस देन 7 आ रहा है, तो उसमें क्या होता है हमारा, वो एसिड होते हैं। उसके अंदर क्या कैरेक्टराइज होता है, एसिड। और जो जितने 0 के पास आएगा नंबर, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाएगा। ऐसे ही बेसिस में होता है, बेसिस जो होते हैं वो 7 से नीचे होते हैं, मतलब 8 से स्टार्ट होते हैं तो 14 तक। और आपका जो जितना ज्यादा वो 14 के पास होगा, मतलब जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा वो, उतना ही क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि वीक एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं। लेकिन अब जब हमने पढ़ा था, तो वीक एसिड्स पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़े थे, वीक बेस पढ़े, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़े। तो उनमें यहाँ पर कैसे करेक्टराइज किया जाएगा। तो जनरली आपके जो 7 से लेस होते हैं लेकिन 3 से बड़े होते हैं, मतलब जो हमारी कैरेक्टराइजेशन 3 से लेकर 6 तक रहती है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका होता है एसिडिक, मतलब वीक एसिड्स वाला। और ये वाले जो हमारे 3 पार्ट रह गए हैं, 0, 1 और 2, ये वाला जो पार्ट होता है, और इसमें 3 भी इंक्लूड होता है। हाँ, 1, 2 और 3, जो ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे, ये कौन से होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मतलब 4 से नीचे नीचे वाले जितने रहेंगे हमारे, 3, 2, 1 और 0 वाले, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिनका आपका पीएच 0 पे आ रहा होता है, वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स के अंदर काउंट होंगे हमारे। अब बात करते हैं कि इनमें जो पता कैसे चलता है कि कौन सा कलर है, मतलब वो कौन सा है हमारा, नंबर कौन सा होता है। तो एक्चुअली जब पीएच पेपर को आप उसके अंदर डुबोते हो, तो क्या होता है हमारा कि वो कलर रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो कलर होता है हम फिर पीएच स्केल के हिसाब से मेजर कर लेते हैं कि कौन सा हमारा नंबर पे आ रहा है। तो उस हिसाब से हम किसी भी सब्सटेंस को मोर एसिडिक, लेस एसिडिक वगैरह बताते हैं। फिर है हमारा कि जो हमारे 8 से लेकर, बात करते हैं किससे, 8 से लेकर जो होते हैं हमारे, कहाँ तक, ये कहाँ है, ये रहा 8। 8 से लेकर जो हमारे 10 तक नंबर होते हैं, ये होते हैं हमारे वीक बेस। लेकिन जो 11 से स्टार्ट होता है हमारा, तो 11 से लेकर 14 तक, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच के ऊपर जो कैरेक्टराइजेशन होती है वो इस तरह से होती है, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। इसके बाद चलते हैं कि जो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पीएच की डेली लाइफ के अंदर। देखो, हर डेली लाइफ में हमारा जो पीएच होता है, हमारी बॉडी का पीएच होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है, वो मेंटेन रहना चाहिए। नहीं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, हमारे जो कुछ ही पॉइंट्स हमने उठा रखे हैं। सबसे पहला है पीएच, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ये आपको छोटी क्लासेस में भी बताया होगा कि आपके जो स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, स्टमक कंसिस्ट ऑफ डाइल्यूट एसिड HCl विच हैज द पीएच ऑफ 1.4। तो उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.4 होता है। जब एक्सेसिव अमाउंट में ये रिलीज हो जाता है, तो जिसके कारण हमें इनडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है हमारा, कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ता है। जैसे एक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं, एंटासिड। और मैंने आपको बताया था एंटासिड्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और फिर है हमारा ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या रहते हैं, हमारे बेसिक रहते हैं नेचर में। अब बात करते हैं जो, अच्छा, इसमें बात आती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम पीएच मेंटेन नहीं करेंगे, तो एक आपका बीमारी होती है पेप्टिक अल्सर, एक डिजीज होती है ये हमारी पेप्टिक अल्सर्स, ये आपको हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीएच की, जो कि आपका
टूथ डिके भी कर सकता है। देखो हमारे जो मुंह का जो आपका वो रहता है, पीएच रहता है, वो क्या होता है कि आपका 5.5 से बड़ा रहता है, मतलब अपॉन एवरेज 7 के नियर अबाउट रहता है। लेकिन जब ये आपका 5.5 से नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो आपका जो टूथ होता है, मतलब जो आपके दांत होते हैं, वो डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपके टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो पीएच होता है जनरली वो कितना रहता है, 8 के आसपास रहता है। 8 से लेके 9 तक आपका क्या रहता है, मतलब वीक बेस रहता है वो, ताकि आपका जो मुंह का जो पीएच है वो क्या लाया जा सके, 5.5 से नीचे लाया जा सके। इसके बाद बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनकी भी सेंसिटिविटी होती है आपके पीएच से। ये आपको पता होगा कि आपकी जो सॉइल होती है, अगर वो न्यूट्रल रहे तो वो ज्यादा आपका बेटर, जो मतलब सॉइल आपकी 7 के पास होती है, वो आपकी बेस्ट सॉइल रहती है प्लांट ग्रोइंग के लिए। और हमारी जो बॉडी होती है, उसका भी आपका जो पीएच रहता है वो 7 से लेके 7.8 तक ही होना चाहिए। अगर इसके ज्यादा होता है या इससे कम होता है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां देखने को, कुछ एलर्जीज देखने को मिल सकती है आपको। इसके बाद बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे हमारे एनिमल्स की और प्लांट्स की। देखो आपको पता है कि हमारे जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमें, जब हम उनके पास जाते हैं कुछ होता है, तो वो हमें क्या करते हैं, स्टिंग मार देते हैं, कभी काट लेते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो वो अपनी क्या करते होते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं सेल्फ डिफेंस के उसके अंदर, कि वो हमें क्या करते हैं, काटते हैं। लेकिन अब वो जब वो काटते हैं, तो वो कुछ केमिकल से रिलीज करते हैं दूसरे की बॉडी के अंदर। तो वो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, जैसे हनी बी का एग्जांपल लेते हैं। हनी बी जो होते हैं, ये आपका एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट करता है हमारी स्किन के अंदर, जिस जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, ताकि हम उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। नहीं तो अगर हनी भी आपको काट जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा जलन होती है उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो ठंडक कब पड़ती है आपको, जब उसके ऊपर बेकिंग सोडा लग जाता है। वहीं पे बात करते हैं वास्प की। वास्प जो होता है, हिंदी में इसको ततैया ततैया कहते हैं, ठीक है ना। ये जनरली आपका हनी बी जैसा नहीं होता, जनरली आप इसको बियर्ड भी कहते होंगे। और भेड़ जो होती है वो येलो कलर की होती है, आपकी वास्प आपका ब्लैक कलर का भी हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका एल्कलाइन लिक्विड क्या करता है, आपका स्किन के ऊपर छोड़ता है, जिसके कारण आपको क्या लगाना चाहिए, इसके ऊपर विनेगर लगाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा हमने यहाँ पे विनेगर ही क्यों चुना है, क्योंकि विनेगर जो होता है वो आपका एक वीक एसिड के अंदर आता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है, स्ट्रॉन्ग अगर आप एसिड अपनी स्किन को लगाओगे तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं, एक एंट स्टिंग होता है हमारा। एंट स्टिंग का मतलब होता है जब हमें चींटी काट जाती है, तो वो हमारे अंदर क्या रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड जो वो उसने रिलीज किया है, तो आपको बर्निंग हो सकती है उसके कारण। तो उसको हम रिलीव करने के लिए क्या लगा सकते हैं उसके ऊपर, बेकिंग सोडा। क्या लगा सकते हैं, बेकिंग सोडा। उसके बाद बात करते हैं, वेन अ पर्सन टचेज अ नीटल प्लांट। देखो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं अभी, एक नीटल प्लांट होता है हमारा, ठीक है ना, जिसको आपको क्या रिलीज, जिसको अगर आप देखो कांटे कांटे से होते हैं उसके ऊपर, जब आप उसको टच करते हो तो वो आपके अंदर क्या इंजेक्ट कर देता है, मिथेनोइक एसिड। तो इसीलिए उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारा बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मिथेनोइक एसिड को मैं आपको बता दूं, मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो बुक्स के अंदर अगर आपको कहीं पर फॉर्मिक एसिड देखने को मिल जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो मिथेनोइक एसिड ही है आपका। ये हो गया हमारा पीएच का। अब हम चलते हैं हमारे सॉल्ट्स पर। तो अब सॉल्ट्स में क्या था हमारा, तो सॉल्ट्स में मैंने आपको बताया कि आपका एसिटिक एसिड्स से जो सॉल्ट बनते थे, मतलब सॉल्ट से आपकी किस एसिड से जो फॉर्मेशन होती थी, वो आपका क्या था, मतलब क्या क्या नेम्स उनके ऊपर आते थे, ये हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पीएच। पीएच जो होता है आपके सॉल्ट्स का, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि पीएच होता क्या है। तो अब सॉल्ट सॉल्यूशंस में भी पीएच हो सकता है। देखो वैसे तो हमने ये पढ़ा है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं,
तो आपका क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपके जो ये सॉल्ट तैयार होता है, ये आपका एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। जैसे अभी अभी हमने एक पीएच में एग्जांपल देखा था, हम बेकिंग सोडा का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे और बेकिंग सोडा एज अ बेस इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका मतलब हमारे जो सॉल्ट्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं और बेसिक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हर बार क्या हो, न्यूट्रल हो। तो किस केस में हमारा ये एसिडिक होता है, किस केस में ये न्यूट्रल होता है, तो वो चेक करेंगे हम। अगर हमारा जो सॉल्ट है उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल किया गया है और स्ट्रॉन्ग ही बेस इस्तेमाल किया गया है, तो उसके अंदर आपका जो सॉल्ट तैयार होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा हमारा, मतलब जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल रहेगा हमारा। लेकिन वहीं पे बात करते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो अगर हम लेते हैं और वीक बेस ले ले, तो अब क्या हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करते हैं, एक वीक एसिड ले ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब जो सॉल्ट तैयार होगा, अगर सॉल्ट उससे तैयार हुआ है हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जब हम उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा, बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा। इसके बाद बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। हमारा कॉमन सॉल्ट आपको पता है, ये हम डेली लाइफ में भी खाते हैं इसको। इसका जो केमिकल नेम है, मतलब साइंटिफिक नेम है इसका, वो क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड होता है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, जब हम NaOH मतलब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पा देते हैं तो हमारा NaCl तैयार हो जाता है और उसके बाद वाटर रिलीज होता है। ठीक है ना। तो आपका देखो कॉमन सॉल्ट जो है, यूं नहीं है कि सिर्फ इसी से मिले आपका, ये आपका नेचुरली भी मिलता है। कहाँ कहाँ से मिल सकता है ये हमें, एक है हमारा सी वाटर से, एक है हमारा अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। मतलब अंडरग्राउंड कहीं पे आपका सॉल्ट तैयार हो रखा हो, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो तैयार हो रखा हो। ठीक है ना। या फिर आपका कॉमन सॉल्ट है हमारा ये, ठीक है ना। तो ये आपके रॉक, सॉरी कॉमन, एक मिनट, कॉमन सॉल्ट जो होता है वो रॉक सॉल्ट एक और होती है हमारी, उसमें से मिलता है आपका। और जो सी वाटर होता है, सी वाटर से भी हमें क्या मिल सकता है, कॉमन सॉल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद यूजेस क्या होते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट के, वो देखेंगे। कॉमन सॉल्ट के हमारे यूजेस होते हैं, सबसे पहला है कि आपके जो कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, और भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हमारे, जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने में, सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। आपके फूड की प्रिपरेशन के लिए भी ये हेल्प किया जाता है इसमें। आपका प्रिजर्वेटिव्स के एज अ प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल किया जाता है। जो अचार वगैरह होते हैं आपके, उसके अंदर डाला जाता है नमक, ताकि प्रिजर्व रहे आपका वो। आपका ऑयल भी इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर। इसके बाद है हमारा जो यूज होते हैं हमारे, अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में भी कुछ अमाउंट ऑफ, मतलब यूं नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट इस्तेमाल होता है, बहुत कम अमाउंट में, लेकिन इस्तेमाल होता है ये आपका कॉमन सॉल्ट, किसमें, सोप की प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ सॉल्ट, देखते हैं हमारे दूसरे सॉल्ट। जैसे सबसे पहला हमने पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये साइंटिफिक नेम है उनके। और कॉमन नेम क्या है इसका, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हो गया हमारा। इसके बाद क्या है कि ये जो होता है आपका, कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी, कि NaCl में जब हम पाते हैं वाटर, अच्छा इस केस में जो ये होता है, ये ब्राइन कहते हैं हम इसको, जिसके अंदर जब हम सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, और जब इसके अंदर हम क्या पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, तो वो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है अब, आपके सोप और डिटर्जेंट बनाने में, आपका पेपर की प्रोडक्शन करने में, और ऑयल रिफाइनिंग में भी ये हेल्प करते हैं। इसके बाद है हमारा कि नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है, अच्छा इसमें ये आपका जो लिखा है ये है आपका डी डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब होता है जिसके अंदर आपके 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं हम। देखो ध्यान से, यहाँ पे NaCl जो है हमारा, उसमें जब हमने अमोनिया डाला, उसके बाद हमने इसमें वाटर डाल दिया, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो हमारा फॉर्मेशन किसकी हुई है यहाँ पर, बेकिंग सोडा की और अमोनियम क्लोराइड की।
तो हमने यहाँ से बेकिंग सोडा को उठाकर हीट अप करके हमारा क्या आ गया है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जैसे ही आता है हमारा, इसको सोडा ऐश कहते हैं हम। सोडियम कार्बोनेट आते ही हमने इसके अंदर क्या मिलाया, वाटर मिलाया, जिससे हमारा क्या बन गया, ये एक वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो वॉशिंग सोडा आपका जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में इस्तेमाल करी जाती है। एक आपका ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करा जाता है इसको, सोप में भी इस्तेमाल किया जाता है और पेपर में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। और जनरली ये होता है आपका एक ड्राई कंपोनेंट, एज ए ड्राई कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है आपके ड्राई सोप पाउडर के लिए। इसके बाद है हमारा की थर्ड पॉइंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम है हमारा बेकिंग सोडा। जिसमें हमने यहीं पे हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड में जब हम अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड ऑन करते हैं तो हमारा बेकिंग सोडा तैयार हो जाता है। ये कहाँ का इस्तेमाल होता है, एज अ एंटासिड भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये आपका बेकिंग सोडा की तरह, मतलब जैसे आपके जो केक्स वगैरह होते हैं हमारे, उनको फ्लफी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं हम। ये कैसे बनता है हमारा, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन पास करवा देते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तैयार हो जाता है। और उसके साथ फॉर्मेशन होती है किसकी, वाटर की। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये, तो यूज होते हैं ये आपके क्लोरोफॉर्म को बनाने में, ये आपके वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में भी हेल्प करता है, और एज अ डिसइंफेक्टेंट भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्ट है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी कहते हैं। जो पीओपी होती है हमारी, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ हाफ ही आपका क्या प्रेजेंट, हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है किसका, वाटर का। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है, जब हम कैल्शियम सल्फेट में, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स है आपके वाटर के, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जब उसको हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आपका क्या फॉर्मेशन कर लेता है, कैल्शियम सल्फेट की, वो भी हेमीहाइड्रेटेड, मतलब पीओपी की फॉर्मेशन कर लेता है। और इसके बाद क्या, इसका यूज कहाँ किया जाता है, देखो टॉयज बनाने में, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हमारा फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसको। फिर है कि हमारा जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी है उसकी गैप्स को सील, जो जो सील्स होते हैं हमारे, उसको उसकी तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो केमिस्ट्री लैब होती है हमारी, उसके अंदर कुछ गैप्स कहीं पर अगर रह जाते हैं, एयर गैप्स रह जाते हैं हमारे एपरेटस के अंदर, तो उनको सील करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है हमारा, ये आपका हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है जो प्लास्टर हमारा बांधा जाता है वो आपका पीओपी से ही बांधा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टल। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जब एक आपका सॉल्ट तैयार हुआ, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए जब उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं, द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर नॉन एज क्रिस्टलाइ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CuSO4 डॉट और 5H2, मतलब CuSO4 का जो स्ट्रक्चर था उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने की जरूरत थी, 5H2 की, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स वाटर की जरूरत थी। तो ये 5 मॉलिक्यूल्स जो हुए हमारे, ये क्या हुए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि ये एक ही फॉर्मूले के अंदर है, ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ये पूरा एक फॉर्मूला है आपका। उसके बाद बात करते हैं, देखो जब हम एक हाइड्रेटेड सॉल्ट को, हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन सा होता है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं, तो जब हम उसको हीट करते हैं और ये वाटर लूज करवा देते हैं, तो जब इसके पास वाटर था तब इसको हम क्या कहते थे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट।
और जब ये आपका बिना वाटर के हो गया तब ये हो गया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो इसमें दोनों में फर्क क्या है? देखो इसमें फर्क क्या होता है, कलर का फर्क पड़ जाता है इसका कि पहचाने कैसे हम। तो ये जो ब्लू कलर का होता है, जनरली आपका कॉपर सल्फेट आपको जो लेबोरेटरीज में मिलता है वो ब्लू कलर का रहता है। तो वो है हमारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और जो जब हम उसको हीट अप कर देते हैं तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है, जिसके अंदर से वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो ये आपका जो था ये लास्ट आपका टॉपिक था इस चैप्टर का। मेरे हिसाब से आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपको आता है इस चैप्टर से रिलेटेड